सिंह बच्चों, काफी दिनों के बाद आज फिर से हेलो एल्केन को कंटिन्यू करेंगे। यानी आपने अभी तक लेक्चर नंबर 6 तक देख लिए, 6 लेक्चर देख लिए हैं हेलो एल्केन का। आज की क्लास में शुरुआत में काफी थ्योरी है, तो चाहे तो क्लास करते करते बीच बीच में उस थ्योरी को लिखने के लिए वीडियो थोड़ा पॉज कर लिया करें। पॉज कर लोगे, फायदा यह होगा कि आपको बाद में और इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ ये क्लास पूरा मिल जाएगा और आप पूरा का पूरा नोट्स भी बन जाएगा। आज की क्लास में चूंकि थ्योरी थोड़ी लंबी है, इसलिए कुछ जगहों पर मैंने पहले से उसको टाइप करके रख लिया है ताकि आपको उसे लिखने में आसानी हो और मुझे जल्दी से जल्दी उस चीज़ को समझाने में आसानी हो। शुरुआत करते हैं आज हेलो एल्केन में। हेलो एल्केन के भौतिक गुण और हो सके तो कुछ रासायनिक गुण भी पढ़ेंगे। रासायनिक गुण में रासायनिक अभिक्रिया होती है, आपको यह पता होगा। तो सबसे पहली बात है, हर बच्चा जानता है कि हेलो एल्केन क्या है। क्या है ये? ऑर्गेनिक कार्बनिक रसायन विज्ञान। यहां पर लिख देता हूं कार्बनिक रसायन। तो देखें, अभी तक आपने हेलो एल्केन बनाना सीख गए हैं। तो हेलो एल्केन को RX से दर्शाते हैं और सभी जानते हैं कि R क्या है? एल्काइल ग्रुप। या एल्काइल रेडिकल भी कहते हैं। एल्काइल रेडिकल और X हैलोजन। मैं इसके कुछ एग्जांपल दे देता हूं पहले, जैसे कि इसकी जगह पे आप CH3 लिख सकते हो, C2H5 लिख सकते हो, C3H7 हो सकता है, C6H5 यानी एराइल ग्रुप भी हो सकता है। ये दूसरा है आपके पास X क्या है? हैलोजन। हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन हो सकता है। हम इनके भौतिक गुणों के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले भौतिक गुण, यानी वे गुण, भौतिक गुण में होता क्या है, सबसे पहली बात समझेंगे। भौतिक गुण में यानी वो किस अवस्था में होता है, किस तरह की गंध होती है, किस तरह की उसकी कितना घनत्व है। तो रंग, गंध, अवस्था, घनत्व और क्वथनांक, हिमांक, ये सारी चीजें, या जल में विलेयता या दूसरे विलायकों में विलेयता, इन सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है किसमें? भौतिक गुणों में। तो चलिए कुछ भौतिक गुणों के हम यहां पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं शॉर्ट में। हम सबसे पहले क्या देख सकते हैं? ये भौतिक अवस्था तथा गंध। यानी हेलो एल्केन को अगर मैं जैसे बात बोलूंगा, अल्कोहल अगर आपको मैं दिखाता हूं या अल्कोहल आपको एक बोतल में आपको देता हूं, ये है, तो आप उसे देख करके क्या क्या चीज आप चेक करोगे? पहला सूंघोगे, यानी उसकी गंध कैसी है, अल्कोहल की गंध कैसी आती है। दूसरी बात, वो किस अवस्था में है, वो द्रव है, ठोस है, गैस है, क्या है, ये अवस्था देखोगे। रंग देखोगे कि रंग है कैसा है उसका। तो ये भौतिक गुणों को बता रहे हैं। इसी तरह से कितने पर उबलता है, कितने टेम्परेचर पर उबलता है, उसका क्वथनांक हो गया। कितने टेम्परेचर पर वो ठोस में परिवर्तित हो जाता है ठंडा करने पर, तो उसका हिमांक हो गया। ये जल में घुलता है कि नहीं घुलता है, उसकी विलेयता की बात हो गई। कितना घुलता है, ये विलेयता की बात है। कार्बनिक विलायकों में घुलता है कि जल में घुलता है, ये भी बात हो सकती है। तो ये इस तरह से ये सारी बातें क्या कहलाती है? भौतिक गुण। तो हम सबसे पहले हेलो एल्केन का क्या देखेंगे? भौतिक अवस्था, यानी किस अवस्था में होता है और इसकी गंध क्या होती है। दूसरा हम इसके गुणों के बारे में जानकारी लेंगे, क्वथनांक। ये किस टेम्परेचर पर उबलता है, या यूं कह सकते हैं कि इसका क्वथनांक दूसरे पदार्थों की तुलना में ज्यादा होता है कि कम होता है, ये बताने की कोशिश करेंगे।
तीसरी बात है कि इसकी जल में विलेयता है कि नहीं, जल में घुल सकती है कि नहीं, कितनी मात्रा में घुलती है, कितनी मात्रा में नहीं घुलती है, कार्बनिक विलायकों में घुलता है कि नहीं, इसके बारे में बात करेंगे, और इसके घनत्व के बारे में बात करेंगे, कारण सहित कुछ बातें करेंगे, और इससे संबंधित प्रश्न आपके पास आएगा भी, और उन प्रश्नों का प्रश्न क्या हो सकता है इनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये 4 भौतिक गुणों पर हम डिस्कशन करेंगे। ध्यान दीजिएगा बच्चों, लाइव है मतलब मैं आपसे दिन भर बात नहीं करूंगा, आप बात समझेंगे, आपका समय बर्बाद होगा। उससे अच्छा है कि ये 4 अवस्थाओं के 4 भौतिक गुणों के बारे में बात करेंगे। किसका? हैलो एल्केन का। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं आगे, वो है भौतिक अवस्था तथा गंध। चलिए भौतिक अवस्था तथा गंध, तो इसके बारे में कुछ बातें बताना चाहूंगा। हैलो एल्केन क्या होते हैं आपको पता चल गया है। जैसे अब हैलो एल्केन के बारे में हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे भाई आपके पास क्या हो सकता है, CH3Cl, CH3Br, CH3I, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I, C3H7Cl, C3H7Br, C3H7I, और भी चीज़ें, C4H9Cl, C4H9Br, C4H9I, ये सब हो सकते हैं ना, और भी हो सकते हैं। कार्बन की संख्या बढ़ती जाएगी और वो हाइड्रोजन अलग अलग होता जाएगा। तो बेटा एक बात हमेशा ध्यान रखना, एल्किल हैलाइड के जो निम्न सदस्य होते हैं यानी छोटे सदस्य होते हैं, वो सामान्य ताप पर गैस होते हैं। यानी ये जो सदस्य है, ये सब छोटे सदस्य हैं, ये सब कैसे होंगे? सामान्य ताप पर गैस होते हैं। परंतु यहां पर ये जो है, ये आयोडाइड वाला, वो द्रव होता है। सब आयोडाइड होने पर क्लोराइड, ब्रोमाइड और इसे थोड़े एथाइल ब्रोमाइड, यहां तक के आपके क्या हो सकते हैं? गैस हो सकते हैं। लेकिन एल्काइल क्लोराइड भी, एथाइल क्लोराइड भी गैस है। तो मैंने क्या बोला? अब देखो मैं यहां पर अगर इसको लिखूं तो कौन गैस है, कौन? देखिए ये गैस है, ये भी गैस है, लेकिन ये लिक्विड है, और ये भी गैस है। अब यहां पर आते आते ये लिक्विड बन जाता है, ये भी लिक्विड, ये आपका लिक्विड में आ जाता है। फिर इसके बाद तो ये जो चीजें, थोड़े छोटे सदस्य जो होते हैं कैसे होते हैं? लिक्विड गैस होते हैं। थोड़ा बड़ा सदस्य आ जाए, जैसे ये सब आएंगे तो सब ये ठोस अवस्था में आ जाएगा। हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला बढ़ती है तो ठोस अवस्था में आ जाता है। शॉर्ट में कुछ बातें आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं आपको कुछ बातें आपके लिए कहता हूं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ये लीजिए क्या बताया मैंने, देखिए एल्किल हैलाइड के निम्न सदस्य यानी छोटे सदस्य, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, ये सामान्य ताप पर गैस अवस्था में होते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन्डरवॉल बंध कमजोर होता है, बहुत ज्यादा कमजोर होता है। लेकिन इसमें वॉन्डरवॉल बल लगने लग जाता है मिथाइल आयोडाइड में, मिथाइल आयोडाइड, मिथाइल आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड में, तो ये द्रव अवस्था में आ जाती है। लेकिन अगर उच्चतर सदस्य की तरफ चलें, थोड़े बड़े और सदस्य की तरफ चलें, तो कैसा होगा इसका गंध? देखो मधुर गंध युक्त द्रव होते हैं। फिर बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वो होगा, उसके आणविक द्रव्यमान और बड़ा हो जाए, यानी कि अब कार्बन की श्रृंखला 4 से ऊपर होने लगे, तो फिर वो ठोस होने लगते हैं, यानी ठोस अवस्था में होते हैं, क्योंकि उनके अणुओं के मध्य वांडरवॉल बंध बढ़ने लगता है, जुड़ने लगता है। इसकी वजह से कई अणु में आपस में जुड़ करके बड़ी अणु का निर्माण कर लेता है। बस इतनी बातें आपके एग्जाम के लिए काफी है और जानना है, ठीक है। अब चलता हूं मैं आगे, वो है क्वथनांक। क्वथनांक की तरफ चलूं तो इनके क्वथनांकों के बारे में कुछ जानकारी आपको देता हूं। पहली बात तो ये समझो कि बेटा ये जो एल्किल हैलाइड होता है, इसमें कार्बन और हैलोजन,
आप जानते हो कार्बन की तुलना में हैलोजन अधिक विद्युत ऋणात्मक है, इसलिए आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन एक्स की तरफ आकर्षित हो जाएगा और इस तरह से आंशिक ऋणात्मक हो जाएगा और यह उसकी तुलना में आंशिक धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरह से यह अणु कैसा हुआ, ध्रुवीय अणु हो जाता है। तो यह कैसा होगा, हैलो एल्केन एक ध्रुवीय अणु है। चूंकि ध्रुवीय है इसलिए एक ध्रुव दूसरे ध्रुव के साथ आपस में जुड़ने लग जाते हैं, मिलने लग जाते हैं। तो यहां पर अगर बात करूं सामान्य एल्केन की तुलना में, एल्केन मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इनकी तुलना में हैलो एल्केन का क्वथनांक जो है अधिक रहेगा। क्यों? क्योंकि उनकी अणुएं आपस में जुड़ी होती हैं। किस कारण से? उनके मध्य वांडरवाल बंध या द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल स्थापित हो जाते हैं। इस बात के लिए मैंने जो बताया, क्या बताया कि एक अणु दूसरे अणु से इस प्रकार से आकर्षित हो जाता है, CX CX CX, आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव, आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव। आंशिक पॉजिटिव आंशिक नेगेटिव का मतलब क्या? आंशिक मतलब थोड़ी। तो ये ध्रुवीय होने की वजह से ऐसा होता है। तो ये अलग अलग अणु हैं, एक अणु, दूसरा अणु, तीसरा अणु, इस तरह से हजारों अणु हैं, एक दूसरे को आकर्षित करती है। इस तरह से आकर्षित करके ये अणुएं आपस में एक दूसरे को जोड़ लेती हैं, आकर्षित करके रखती हैं, जिसकी वजह से ये इसका गलनांक क्वथनांक कैसा होगा? अधिक होगा। यानी यहां पर क्वथनांक कैसा होगा? अधिक होता है। कारण क्योंकि इनमें द्विध्रुव अणुएं आपस में एक दूसरे को जोड़ती हैं। अब इस बात को थोड़ा सा आपके सामने लिखी व्यवस्था में दे देता हूं, फिर लिखूंगा तो टाइम लगेगा। तो क्या है? हैलो एल्केन का क्वथनांक समान कार्बन परमाणुओं वाले एल्केनों की तुलना में अधिक होता है। मतलब क्या कहा, कहने की कोशिश किया गया इसमें? अगर मैं कहता हूं कि CH4 की तुलना में CH3Cl का क्वथनांक अधिक होगा, CH4 की तुलना में CH3Br का क्वथनांक अधिक होगा। समझ रहे हो? तो समान कार्बन वाले एल्केन की तुलना में इनका हैलो एल्केन का क्वथनांक अधिक होगा। क्यों होगा? क्यों का कारण मैं बताया, द्विध्रुव द्विध्रुव, ये द्विध्रुव बन जाएगा ना। तो द्विध्रुव तो यहां पर हुआ, इसका कार्बन पॉजिटिव इसके निगेटिव को आकर्षित करती। आपको पता है समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि क्या बोलते हैं, असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहां पर इन दोनों के मध्य आकर्षण है, थोड़ी सी इस जगह पर आकर्षण है। तो इस तरह से इस आकर्षण की वजह से एक दूसरे के साथ वांडरवाल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। तो यहीं पर हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें ध्रुवणता होती है इसलिए अणुओं के मध्य द्विध्रुव द्विध्रुव आकर्षण बल तथा वांडरवाल बल कार्य करता है, जिसकी वजह से वो इनके क्वथनांक अधिक होते हैं। छोटी सी बात लिख लो बेटा, अगर आप हमेशा याद रखो जो भी चीज़ें, क्योंकि अभी मैं इसको लिखूं तो शायद ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसलिए कुछ बातें, कुछ ज़रूरी चीज़ें मैं लिखते जा रहा हूं, उसको आप समझते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फिर मैं बात करता हूं यहां पे कि समान एल्किल समूह वाले एल्किल हैलाइड के क्वथनांक उसमें उपस्थित हैलोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर कह सकता हूं कि अगर मैं CH3 की बात करता हूं, या मैं R ही लगा देता हूं ना, R F की तुलना में RCl उससे अधिक RBr और उससे अधिक RI का क्वथनांक अधिक होगा। यानी क्या? हैलोजन परमाणु के परमाणु द्रव्यमान के साथ बढ़ता है। मतलब हम क्या कह सकते हैं इस जगह पे? हम मतलब कह सकते हैं कि अगर मेरे पास CH3F है, उसकी तुलना में CH3Cl अधिक क्वथनांक वाला होगा, CH3Br अधिक क्वथनांक वाला होगा, CH3I अधिक क्वथनांक वाला होगा। यहीं पर एक बात और कह दूं कि एल्किल हैलाइडों के आणविक द्रव्यमान बढ़ने पर क्वथनांक में वृद्धि होती है। मतलब ये
कि अगर यहां पर मैं ये कहूं कि भाई मेरे पास CH3Cl है, उसकी तुलना में C2H5Cl यानी कार्बन की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ भी क्वथनांक बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल्स बंध में वृद्धि होती है। C3H7Cl इसके क्वथनांक अधिक होंगे। कार्बन की संख्या देखिए बढ़ती जा रही, क्वथनांक बढ़ते जा रहा है। यह है क्वथनांक किस क्रम में बढ़ता है किसका, यह जानकारी यहां से हो जाती है। इसके क्वथनांक सामान्य एल्केन से अधिक होता है। क्यों? क्योंकि इनके अणु में द्विध्रुव आकर्षण बल से एक दूसरे को आकर्षित करती है। किस क्रम में बढ़ता है? हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन यानी हेलो एल्केन में क्या, फ्लोरो एल्केन, क्लोरो एल्केन, ब्रोमो एल्केन, आइडो एल्केन, इस क्रम में बढ़ता है। और क्या, कार्बन श्रृंखला बड़ी होगी तो उससे उसकी क्वथनांक भी अधिक होंगे। ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखना होगा और कारण सही ध्यान रखिएगा। ये पूरा आप अपना एक नोट्स बनाइए, बहुत अच्छा नोट्स है, आपके एग्जाम में काम आएंगे। अब अगली बात करते हैं हम इस जगह पर कि पार्श्व श्रृंखला बढ़ने के साथ भी क्या होगा। अगर पार्श्व श्रृंखला बढ़ेगा तो क्वथनांक कैसा होगा, घटेगा। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मेरे पास है CH3, CH2, CH2, CH3, सॉरी इस जगह पर एक Cl लगा हुआ है, CH2Cl। तो ये एक नॉर्मल सीधी चेन वाला क्या है, हेलो एल्केन है, ठीक है, या क्लोरोब्यूटेन है। अब इसमें ये श्रृंखलाएं देखो, कार्बन उतनी ही है परंतु ये इसमें पार्श्व श्रृंखला आ जाए तो क्या होगा। इसमें मैं करता हूं CH3, CH3H, CH2Cl। अब एक और बना देता हूं, सेम कार्बन की संख्या है ना, सभी एक दूसरे के समावयवी हैं। समावयवता है कि जानते हो कि नहीं जानते मुझे बताना, और उससे संबंधित मैं बातें पढ़ा दूंगा आगे जाकर के। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना कि आपको समावयवता पढ़ना है कि नहीं, समावयवता पढ़ना है कि नहीं, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो पूरा हर एक चैप्टर में समावयवता की जरूरत पड़ती है, उसको जानने के लिए बता दूंगा मैं आपको। फिलहाल इनमें देखिए, कार्बन श्रृंखला है सीधी चेन में, कार्बन उतना ही बेटा, सब में कितना है, सभी क्या है, C4H7Cl है, सभी ये है, परंतु ये तीन प्रकार से है। एक में सीधी श्रृंखला है, इसमें पार्श्व श्रृंखला एक आ गया, इसमें पार्श्व श्रृंखला दो आ गया। तो पार्श्व श्रृंखलाएं बढ़ने पर क्या होगा या पार्श्व श्रृंखला कम होने पर क्या होगा। तो देखो, पार्श्व श्रृंखलाएं जितनी बढ़ेंगी उतना वो अणु गोलाकार आकृति लेगा और उतना ही छोटा होते जाएगा। इससे होगा ये कि इसके क्वथनांक जो है इस तरह से कम होते जाएगा, घटते जाएगा। जितनी अधिक पार्श्व श्रृंखलाएं बनाती है इसका क्वथनांक उतना कम होते जाता है। हम आगे चलें, इस बात को लेके चलते हैं। चलिए एक एग्जांपल यहां पर लेके चलते हैं, एक दूसरा एग्जांपल को लेके चलूंगा मैं। इस एग्जांपल के साथ यहां पर किस चीज को लेके चला गया है, मैंने ब्यूटाइल को लेके चला, यहां पर पेंटाइल को, ये ब्यूटाइल, क्लोरोब्यूटाइल। तो वही जो चित्र बनाया था वही है। आपका क्या चित्र होगा बेटा, एन क्लोरोब्यूटाइल। तो क्या हुआ, CH3, उधर जगह नहीं था, CH3, CH2, 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 Cl, CH3, CH2, CH3, CH, Cl, आइसोब्यूटाइल, CH3, CH3, CH, CH2Cl, तृतीयक ब्यूटाइल, CH3, 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 Cl, ये इसके नाम। तो किसके क्वथनांक अधिक हैं कम है, देखिए जिसमें श्रृंखलाएं ज्यादा, पार्श्व श्रृंखलाएं नजर आएंगी वो ज्यादा, वो सबसे कम क्वथनांक वाला होगा। तो देखिए क्वथनांक आपको नजर आ रहा है, इसका ज्यादा, फिर कम, फिर कम, 68, 69। तो इन दोनों के बीच में ये अंतर आ गया है। चलिए ठीक है,
अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं और इसको डी मान लूं, तो मुझे क्या नजर आ रहा है? मुझे नजर आ रहा है सबसे ज्यादा है ए का क्वथनांक, उससे कम सी का, उससे कम बी का, उससे कम डी का है। ये क्रम है। इसका कारण क्या है? श्रृंखला बढ़ने के साथ एल्काइल का पृष्ठ क्षेत्रफल घटता है, एल्काइल हैलाइड का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें क्या क्षेत्रफल ज्यादा बन जाता है, इसमें कम बन जाता है, इसमें और कम हो जाएगा, यानी वो संगठित होने लगेगी, एक जगह एकत्रित होने लगेगा। इस तरह से वो गोलाकार अणुओं का निर्माण कर डालेगा जब उसमें पार्श्व श्रृंखलाएं बनती है। तो पार्श्व श्रृंखला जितना बढ़ेगा उतना ही क्वथनांक कम होगा। सामान्य एल्काइल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन परमाणु की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है। क्या बोला गया? सामान्य एल्काइल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन की संख्या बढ़ने पर बढ़ती है, यानी हैलोजन जितना ज्यादा होगा उतना ही बढ़ेगा। मैं अगर सिंपल एक बात कर दूं कि भाई कार्बन एक क्लोरीन है, उससे ज्यादा 2 क्लोरीन वाले का होगा, उससे ज्यादा 3 क्लोरीन वाले का होगा। मतलब एक समझ लो, मोनोक्लोरोमीथेन से अधिक डाइक्लोरोमीथेन, उससे अधिक ट्राइक्लोरोमीथेन का क्वथनांक होगा। तो ये देख लीजिए, मैं यहां पर लिखा हुआ हूं, तो ये है मोनोक्लोरोमीथेन, इसका क्वथनांक देखो कितना कम है, -24 डिग्री सेल्सियस। और 2 क्लोरीन आ गया तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, 3 क्लोरीन आ गया तो 61, और 4 क्लोरीन आ गया तो 77 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जितनी मात्रा में हैलोजन की मात्रा बढ़ेगी, हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा क्वथनांक होगा। बच्चों, आप सबको मैं कहूंगा कि जब ये पढ़ रहे हो, सारी चीजें देख रहे हो, तो आपको रोज होमवर्क चेक करना है और होमवर्क आप लगाओ। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं, वहां पर जाकर के अपना होमवर्क पूरा करें। और साथ में उस होमवर्क को मिलेगा, होमवर्क के साथ आपको क्या मिलता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं, और आपको एक समझ पैदा हो जाती है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। वो सारी चीजें आपको नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जरूर उस होमवर्क को पूरा करें, अपना एक टेस्ट जरूर दिलाएं। चलिए साहब, ये हो गया। अब देखते हैं विलेयता। विलेयता की बात करते हैं। भाई ये जल में वैसे तो अविलेय होता है। मैं सिंपल एक लाइन लिखना चाहूं तो कुछ ऐसा लिख दूं, हेलो एल्केन जल में अविलेय होता है। क्योंकि यह जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाती है। बस इतने में आपका काम चल जाएगा। ये जल में घुलता भी है तो बहुत कम घुलता है, लेकिन अगर घुल भी जाए तो सीधा साधा आंसर ये लिखना है। इसके पूरी डिटेल मैं आपको दे देता हूं, और भी चीजों को जानना हो तो। वैसे ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकती, इस वजह से ये पहले एक बात और प्रश्न ये भी आता है कि हैलो एल्केन ध्रुवीय होती है, फिर भी जल में अविलेय क्यों है? कारण है, जल के अणुओं के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित नहीं कर सकती है। ध्रुवीय होने के कारण, ध्रुवीय है तो जल में विलय हो जाना चाहिए था, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित नहीं कर पाती, क्योंकि जल हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित करती है। यही एक वजह है कि ये अविलेय है। दूसरी बात, ये कार्बनिक विलायक जैसे एसीटोन है, ईथर है, बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इनमें ये विलय होता है। तो चलिए, ये सारी बातें, पानी में बहुत कम विलय है, मैंने कारण बता दिया, ये देख लीजिए। ठीक, तो ये छोटी सी बात को याद रखना। परंतु कार्बनिक विलायकों में विलय होता है। चलिए,
आगे बात करूंगा घनत्व की। अगला भौतिक गुण है घनत्व। घनत्व समझते हो? इकाई आयतन में द्रव्यमान घनत्व कहलाता है। ठीक है, इकाई आयतन में क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। घनत्व क्या होता है? मतलब घनत्व का फॉर्मूला पता है ना आपको? डी क्या घनत्व बराबर W/V। तो इकाई आयतन में द्रव्यमान घनत्व कहलाता है, सीधा परिभाषा है। ठीक, तो एक सिंपल से समझ लो कि 1 लीटर मैंने जल रखा है, 1 लीटर मैंने पेट्रोल रखा है। 1 लीटर जल 1 किलो होता है, तो 1 किलो बटा 1 लीटर घनत्व 1 ग्राम बटा 1 ml यानी कि 1 घनत्व 1। लेकिन पेट्रोल के लिए बात अलग होता है। 1 लीटर पेट्रोल मैं लूंगा तो उसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम नहीं रहेगा, 1 किलोग्राम से कम होता है। अभी कितना हो देख लीजिएगा, तो उससे डेंसिटी पता चल जाती है, तो उसको घनत्व बोलते हैं। तो घनत्व क्या है? पेट्रोल का कम होता है, किसकी तुलना में? पानी से। और यानी आपको 1 लीटर का द्रव्यमान कम है, यानी अगर पानी और पेट्रोल को दोनों को अगर एक बॉटल में भरो एक साथ, तो आप देखोगे पेट्रोल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे चला जाएगा। मतलब जिसका घनत्व अधिक होता है वो नीचे बैठ जाती है और जिसका घनत्व कम होता है ऊपर फ्लोट कर जाता है। बिल्कुल सिंपल। हवा, 1 किलोग्राम हवा बहुत सारा होगा भाई, लेकिन 1 किलोग्राम पानी बस इतना ही होगा। तो पानी हमेशा देखोगे पानी के ऊपर हवा तैरती रहती है, जिसका घनत्व ज्यादा है वो अपने द्रव्यमान अधिक होने की वजह से वो नीचे बैठ जाता है। तो ये है घनत्व की परिभाषा। तो घनत्व किस आधार पर हम यहां पर किन बातों को याद रखें? तो थोड़ी सी बात याद रखिएगा। हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहां पर यह याद रखना कि आणविक द्रव्यमान में वृद्धि के साथ साथ घनत्व में वृद्धि होती है। अगर मैं हैलो एल्केनो की बात करता हूं तो मुझे यह बात बताना है आपको कि घनत्व में वृद्धि किस बेस पर होती, कितना होता है। तो यहां पर RF एल्किल फ्लोराइड से अधिक है एल्किल ब्रोमाइड का, उससे अधिक है एल्किल क्लोराइड का, और उससे अधिक है एल्किल आयोडाइड का, घनत्व अधिक होगा। एक और बात जान लीजिएगा, एक छोटी सी बात, वो है कि फ्लोराइड, एल्किल फ्लोराइड और एल्किल क्लोराइड जल से भी हल्की होती है, जबकि ब्रोमाइड और आयोडाइड जो है उससे अधिक भारी होता है। और कुछ हैलोजन की संख्या बढ़ने से भी घनत्व बढ़ता है। अब हैलोजन की संख्या बढ़ने से घनत्व कैसे बढ़ेगा वो भी देख लें। यहां पर देखिए, दो क्लोरीन वाले से 3 क्लोरीन वाला और उससे ज्यादा 4 क्लोरीन वाला अधिक घनत्व वाला होता है, और इससे कम घनत्व वाला कौन होगा? CH3Cl। तो घनत्व जो है, और ये वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं भाई, ये वैल्यू का मतलब नहीं है, अब याद रखना कुछ नहीं है, बस याद रखना कि किसका घनत्व ज्यादा होगा। अगर प्रश्न आएगा तो पूछेगा भाई CH3Cl का घनत्व अधिक है कि CH2Cl2 का, तो आप बिल्कुल हैलोजन की संख्या बढ़ेगी, घनत्व बढ़ेगा। आयोडाइड का अधिक है कि क्लोराइड वाले का, तो बिल्कुल आयोडाइड का लिखोगे, बस कुछ नहीं है इसके पीछे। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूं रासायनिक गुण। कुछ रासायनिक गुणों को भी हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। आप जरा तैयार रहिएगा अगले क्लास में रिएक्शंस करने के लिए और रासायनिक गुणों को समझने के लिए। भौतिक गुणों की कुछ जानकारी मैंने आज आपको दी है। बेटा याद रखना कि हैलो एल्केन जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं देती है, किस प्रकार से कौन कौन सी अभिक्रियाएं देती है, उनको हम किस तरह से कैटेगराइज करेंगे उसको देखिए। पहली बात तो यह समझ लो, कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध होता है ध्रुवीय होता है, और इसी ध्रुवीय होने की प्रकृति के आधार पर बहुत सारे गुण आते हैं, रिएक्शंस आते हैं। तो इस बारे में मैं एक लाइन लिख दिया हूं, कार्बन हैलोजन बंध के ध्रुवीय स्वभाव के कारण उच्च क्रियाशीलता इसमें पाई जाती है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है हैलो एल्केन। और इनमें पाई जाने वाली जो क्रियाएं हैं, रासायनिक क्रियाएं हैं, वो कौन से प्रकार का होता है मैं आपको यहां पर बताना चाहता हूं। 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देखने को मिलेगा। एक है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया,
दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, तीसरा है धातुओं से क्रिया और चौथा है अपचयन अभिक्रिया। बेटा मैं आपको सबसे पहले धातुओं से क्रिया को समझाता हूं। नोट कर सकते हैं 4 प्रकार की अभिक्रियाएं देती है। रीजन, ये बहुत कार्बन और हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है ना ये ध्रुवी होता, ध्रुवी प्रकृति का। क्यों? क्योंकि इससे पहले बताया था ना आपको, कार्बन और हाइड्रोजन, इसकी तुलना में, कार्बन की तुलना में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है, हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है। और इसी कारण से यहां पर ये इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रॉन आंशिक रूप से शिफ्ट हो जाता है हाइड्रोजन की तरफ। तो आंशिक रूप से माइनस और ये आंशिक रूप से प्लस हो जाता है, यानी कि ये भाग कैसा हो जाता है? ध्रुवीय हो जाता है। और ये कारण है कि एक बहुत ज्यादा क्रियाशीलता दर्शाती है। तो एक अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरा है विलोपन अभिक्रिया, तीसरा है धातुओं के साथ अभिक्रिया और चौथा है अपचयन अभिक्रिया, जिसमें आपको सबसे पहला मैं आपको बताऊंगा वो है धातुओं से क्रिया। चलिए आगे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अभिक्रिया धातुओं से किस किस प्रकार की अभिक्रियाएं देती हैं। देखो याद रखना कौन कौन से धातुओं से रिएक्शन करता है। हेलो एल्केन, निम्न धातुओं से अभिक्रिया करती है। अब याद रखना है उन क्रियाओं को क्या कहेंगे। एक है सोडियम, दूसरा है जिंक, मैं कुछ इस तरफ लिख देता हूं इसको, Rx की क्रिया सोडियम धातु से, Rx की क्रिया जिंक धातु से, Rx की क्रिया Cu धातु से, Rx की क्रिया Mg से और Rx की क्रिया Li से। इस प्रकार से ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथी अभिक्रिया है और ये पांचवी। तो धातुओं से 5 प्रकार की अभिक्रियाएं देती है और इन सब में याद रखना इस बात को, ईथर का उपयोग किया जाता है। ईथर, ईथर का काम क्या है मैं यहां पे लिख देता हूं। ईथर Rx का विलायक होता है। ईथर यहां पर Rx का विलायक होता है। ईथर एक कार्बनिक पदार्थ है। अगर हम सिंपल लिखें तो R, ईथर को हम किससे दर्शाते हैं? अगर किसी बच्चे को ना पता हो तो लिख देता हूं। ईथर जो है, ईथर ROR होता है, यानी क्रियात्मक समूह क्या होता है? O होता है, जिनके दोनों संयोजकताओं से R जुड़ा होता है। अब बेटा याद रखना है आपको कुछ बातों को। चलिए ये सारे रिएक्शन एक बार आपको पढ़ के आना है मेरे अगले क्लास तक। पहला काम तो यही करना है। दूसरा भाई, नीचे जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है, जो भी आपको टेस्ट क्वेश्चंस मिल रहे हैं, सबको कलेक्ट करना है। और थर्ड यह है कि भाई जो भी यहां पर लिखा जा रहा है, सिर्फ इसको आप डिजिटल फॉर्म में ना रखें, इसको अपनी कॉपी में नोट करें। आज की क्लास में क्या है, आपको क्या मिला, जितनी सारी चीजें मिली, जब दोबारा पढ़ोगे ना एकदम क्लियर होने लगेगा। बेटा एक बार में कोई चीज दिमाग के अंदर नहीं जाता है, हमेशा याद रखना। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो आपको पता होगा ये बात। तो चलिए हम बात करते हैं, ये सारी चीजों को हम रिएक्शन में लिखें। भाई एक बात याद रखना, इन अभिक्रियाओं का कुछ नाम है, तो मैं वो नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहले ये सारे नेम रिएक्शन है और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इसमें से कई रिएक्शन को आपने 11th में पढ़ा है, फिलहाल नहीं पढ़ा है तो आप इस रिएक्शन को पढ़ के आना है। नाम बताता हूं, इस रिएक्शन को कहा जाता है वुड्स रिएक्शन। सेकेंड वाला रिएक्शन को कहा जाता है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। थर्ड वाले रिएक्शन को कहा जाता है अल्मैन रिएक्शन। इसको कहा जाता है ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। इसको कहा जाता है कोरेहाउस रिएक्शन। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा किन किन बच्चों को आता है ये रिएक्शन बनाने, बताइए जल्दी से। और फिर अगले टाइम पे नेक्स्ट क्लास में इनको मैं डिटेल में समझाऊंगा और कुछ नए रिएक्शन के बारे में बात करूंगा। बताइए आप में से कितने बच्चों को आता है भाई। तो हमने आज क्या देखा है, इसको पीछे से एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। और हां, सारे बच्चे टेस्ट जरूर दिलाएं भाई। जब तक टेस्ट नहीं दिलाओगे भाई आप हम कुछ नहीं कह सकते कि आपको पूरी चीज जानकारी है। तो देखिए आपने यहां पढ़ा है आज की क्लास में कि हेलो एल्केन क्या है, ये तो जानते ही हैं। तो हेलो एल्केन में इसके भौतिक गुणों में हम देखेंगे ये 4 गुण, भौतिक अवस्था एवं गंध, क्वथनांक, विलेयता और घनत्व हमने देखा। हमने देखा कि जो निम्न सदस्य होते हैं वो गैस होते हैं, जबकि उच्चतर सदस्य उससे थोड़ा उच्च हो गया, आयोडाइड हो गया, ये द्रव होते हैं और मधुर गंध वाले द्रव होते हैं। लेकिन जब और भी उच्चतर सदस्य आ जाते हैं, बड़े बड़े सदस्य आ जाते हैं, यानी कार्बन की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, तब स्थिति में वो ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, उसमें कोई गंध भी नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होता है। फिर हम ये देखते हैं कि इसका क्वथनांक जो है वो एल्केन की तुलना में अधिक होता है। तो एल्केन से अधिक है, क्यों अधिक है? क्योंकि इसमें 2 तरह के बंध पाए जाते हैं। एक तो इसमें द्विध्रुव आकर्षण बन पाया जाएगा और दूसरा इनमें वॉन्डरवॉल बन पाई जाती है। ये 2 कारण होता है कि इसके क्वथनांक अधिक होते हैं। फिर बात करते हैं कि भाई इसमें जैसे जैसे हैलोजन बड़ा हैलोजन आते जाता है, क्वथनांक बढ़ते जाता है। इसी तरह से इसमें एल्काइल ग्रुप बड़ी होती जाती है, क्वथनांक बड़ा होते जाता है, ज्यादा होते जाता है। और फिर बात करें ये पार श्रृंखला बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक में कमी आती जाती है। और हमने क्या देखा था, एल्किल हैलाइड का क्वथनांक हैलोजन परमाणुओं की संख्या बढ़ने से बढ़ती जाती है, ये भी हमने देखा। और हमने भी क्या देखा भाई कि यहां पर इसका घनत्व जो होता है वो हैलोजन, बड़े हैलोजन होगा तो उसका घनत्व अधिक होगा। और हमने क्या पढ़ा इसके बाद, हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कार्बन हैलोजन की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका घनत्व बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ा है। और हैलोजन के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, विलोपन, धातुओं से क्रिया और अपचयन। और मैंने यहाँ पर धातुओं से क्रिया को आज बोला है कि आप एक बार पढ़ के आइए तो बहुत कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ों पे हम अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ये क्लास थोड़ा छोटा है लेकिन बहुत ही ज़रूरी है अगली क्लास में एंट्री करने के लिए।